संविधान को भी खत्म करने की बात है। आरक्षण की स्थिति ये थी, पहले अगर कोई भी लड़का कंपटीशन में अगर जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होता था तो एक सीट उसको जनरल से मिलती थी, बाकी आरक्षित वर्ग में अगर कोई लड़का होता तो उनको आरक्षण से मिल जाता था, तो उससे हमारा एक साथी और अधिक हो जाता है। लेकिन अब अगर कोई भी कंपटीशन करके, कितना भी कठिन कंपटीशन, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, कहीं भी हो, अगर आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करता है तो जनरल कैटेगरी की सीट नहीं दी जाती है, उसको रिजर्व की सीट दी जाती है। ये इस तरीके से एक उठाघात, ये परिवर्तन करके किया गया सरकारी नौकरियों को। तो इसको भी मांग रखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीजें, कितने तरीके से कहा गया कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, वहां कोई आरक्षण नहीं है। एक नई व्यवस्था शुरू की गई है, लेटरल एंट्री, सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री नाम की व्यवस्था की। 72 कैंडिडेट अभी सेलेक्ट हुए हैं, उसमें भी कोई भी रिजल्ट खाते नहीं है, वो सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं जो लेटरल एंट्री से पा रहे हैं। एक सिविल सर्विसेज का लड़का जो आज सेलेक्ट होता है उसको कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने में 16 साल लगते हैं, 12 से 16 साल लगते हैं उसको। लेकिन लेटरल एंट्री के द्वारा जिसको आईएएस उसमें दिया गया है, जो चीजें आती हैं समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, वो ज्यादातर अंग्रेजी के अखबारों में आती हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, या हमारे यहाँ के कुछ ही लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। आज भी हिंदू पेपर का एक बहुत बड़ा आर्टिकल है कि हमारा रोजी रोटी और मकान पर कितना अधिकार हुआ है, सारे इसमें डाला गया है, दलित का, शोषित का और पिछड़े वर्ग का कितना अधिकार। लेकिन क्योंकि हम लोगों की बहुत जो चीज बाहर है, हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, तो अपने इस मंच के माध्यम से जो आपको जाता है, जो चीजें जाती हैं, उसको हम लोग कम से कम पालन करें अपने जीवन में। बहुत बहुत थैंक यू। आज बहुत खुशी के दिन है, आज 5 नवंबर है, और जो 5 व्यक्ति होते हैं उनका भाषा, उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल हो जाता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत हो या कोई भी विभाग हो। इसलिए आज का दिन हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छा दिन रखें, इनको बहुत बहुत। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक प्रोग्राम चलाया जाए, प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कंजर्वेशन मूवमेंट चलाने की जरूरत है। हमारे संवैधानिक अधिकार और संविधान के संरक्षण आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। आपने देखा एक विवेक देवराय जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्रधानमंत्री की, वहां बैठा है। इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहां भी मजबूरी है कि इस तरह के ही शब्द प्रयोग करने पड़ रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है कि भारत के संविधान को बदल दिया जाना चाहिए। वी द पीपुल वी हैव टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि हमें भारत के लोगों को नए संविधान अंगीकृत कर लेना चाहिए। अगर उसे इस बात की पीड़ा थी कि संविधान कोई उसे अधिकार नहीं देता, उसकी इच्छा, संविधान में उसका विश्वास नहीं था, उसकी आस्था नहीं थी, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को रिजाइन करना चाहिए था। उस व्यक्ति ने रिजाइन नहीं किया, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट दिया। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो विलुप्त हैं, चौकीदार हैं, वो स्वतः कहते हैं, हम लोग ढूंढते रहते हैं कि प्रधानमंत्री मिल जाए तो उससे शिकायत करें। प्रधानमंत्री विलुप्त है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला, तो सबसे पहले हमने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। और सुप्रीम कोर्ट में हम पीआईएल लेकर के जा चुके हैं। पीआईएल बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी।
और विवेक देवराय के खिलाफ, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति संविधान को बदलने की बात करता है तो देशद्रोही माना जाता है। और इस देश में देशद्रोहियों के लिए कोई स्थान नहीं होता। लेकिन हमने कभी ये आंदोलन नहीं चलाया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कंजर्वेशन मूवमेंट नहीं चलाया जिसे चलाए जाने की जरूरत है। और इस दिशा में हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, उस संविधान दिवस पे एक प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, रन फॉर इक्वलिटी। संविधान बचाओ और एकता के लिए दौड़ो। उसका कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन स्थल, जिसको आप अंबेडकर पार्क कहते हैं, वहां से चल करके हम लोग परिवर्तन चौक तक आएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है, वो कितनी विचित्र सी स्थिति है, इस पर चर्चा करने के लिए 2001 में जो जनगणना हुई इस देश की, भारत की जो जनगणना हुई, उस जनगणना के आधार पर लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उस जनगणना के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया। 2001 तक लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन थे वो 29 लोकसभा के सदस्य थे। जो शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन थे, शेड्यूल ट्राइब के आधार पे जो लोग लोकसभा में चुन के आते थे, उनकी संख्या 41 थी। लेकिन 2001 की जनगणना के बाद उनकी संख्या बढ़ाकर के, शेड्यूल कास्ट की संख्या बढ़ाकर के 79 से 84 कर दी गई। शेड्यूल ट्राइब की 41 से 47 कर दी गई। जो 120 लोकसभा सदस्य होते थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, उन्हें 121 पहुंचा दिया गया। तो जाप में 22%, 22.5% रिजर्वेशन ही क्यों? ये दोगलापन क्यों चल रहा है? अगर जब जनसंख्या 2001 को आधार माना गया, 1971 के आधार पे जो 2001 तक लोकसभा में सीटें रिजर्व की गई थी, क्योंकि उस समय शेड्यूल कास्ट की संख्या 14.6% थी और शेड्यूल ट्राइब की 6.9% थी। लेकिन 2001 की जनगणना के बाद शेड्यूल कास्ट की संख्या 16.2% हो गई और शेड्यूल ट्राइब की 8.6% हो गई। होना तो ये चाहिए था 24.8% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए था लोकसभा में और जाम में भी, लेकिन वो 24.8% दिए जाने की बजाय 24.2% भी अगर दिए गए हैं तो जाम में क्यों नहीं दिए गए, ये मसला उठता है। इस पे आंदोलन करने की जरूरत है और ये तय हमने किया है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 26 नवंबर से सारे के सारे आंदोलन शुरू होंगे। तीसरा पॉइंट जरूर आपसे डिस्कस करना है। 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिए गए हैं। संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी तो बड़े पैमाने पे इस पे चर्चा चली थी कि संविधान में जब कोई नवीन व्यवस्था की जाएगी, उस नवीन व्यवस्था में जिसके जो अनुपात हैं, जिनकी जो जनसंख्या है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन वर्ड वाज यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन किया गया था। ये जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, इस 33% रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को एडजस्ट करना होगा, ओबीसी की महिलाओं को एडजस्ट करना होगा, माइनॉरिटी की महिलाओं को एडजस्ट करना होगा। आप गेम खेल रहे हैं। आप हमें ये बता रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो 131 सीटें रिजर्व की गई हैं, उसी में 33% महिलाओं को रिजर्व कर दिया जाएगा। चल बोना, ये नहीं चल पाएगा। बहुत दिनों तक इस तरह से आंदोलन नहीं हुए हैं। माननीय कांशीराम जी ने जो आंदोलन शुरू किया था वो कहीं न कहीं फेल हुए हैं। माननीय कांशीराम जी दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन उनके आंदोलन को अगर दोबारा जीवित कर दिया जाए तो आंदोलन खड़ा हो सकता है और वो मकसद भी कामयाब है। और इसी मकसद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये सरकार नहीं चाहती कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले, नहीं चाहती। अगर ये सरकार चाहती कि महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, इसकी नीयत अगर साफ होती तो 29 कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
केंद्र में 29 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 35% क्यों नहीं दे दिए आपने? वहां महिलाओं केवल 2 ही महिलाएं नजर आती है आपको, स्मृति ईरानी और रक्षा मंत्री सीतारमण जी, बाकी नहीं आते। 78 मिनिस्टर्स हैं पूरे आपके मंत्रिमंडल में, आपके कैबिनेट में। स्टेट मिनिस्टर इंचार्ज जो इंडिपेंडेंट है उनको लेकर के और स्टेट मिनिस्टर को लेकर के, तो उसमें किसी 11 महिलाओं को आपकी नीयत साफ नहीं है। आप गेम खेलना चाहते हैं, राजनीति से गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन अब हमें यह तय करना है कि माननीय कांशीराम जी ने जो सबक हमको सिखाया है, इस देश में शासक बनना है, शासित नहीं रहना है, और उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। बात हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज राष्ट्रीय अधिवेशन है, 26 स्टेट के उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव को अपनी बात रखनी है, अपनी प्लानिंग करनी है, अपने प्रोग्राम करना है। तो हम ज्यादा देर तक आपके बीच में अवरोध नहीं बनना चाहेंगे। बस इतना जरूर कहना चाहते हैं कि साथियों, आप ये तय कर लीजिए, हमने बहुत पहले कहना शुरू किया था कि जो आंदोलन अगर जिस दिन चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड कंजर्वेशन मूवमेंट जिस दिन आपका शुरू हो जाएगा 2026 तक, बीजेपी जिसका क्या फुल फॉर्म है आप जानते हैं, हमें नहीं मालूम। हम जो जानते हैं उसका फुल फॉर्म बन के आता है भ्रष्टाचार जननी पार्टी। एक चीज और आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड गले की हड्डी बन चुका है, और ये तय हो गया है कि अरुण जेटली गुरु थे और जो आज चौकीदार है वो चेला है, तो चेला ही रहेगा। उसने सफा दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, तो आप मान लीजिए कि आज नहीं कल उसकी जांच होगी, और जांच होगी तो 3 के 3 लोग फंसेंगे, जेल जाएंगे। 2024 में ये सत्ता से बाहर होंगे, 2026 में बीजेपी का सत्यानाश होगा, और 2026 में आरएसएस का सत्यानाश होगा। ये प्लानिंग, ये प्रोग्रामिंग हमारे पास मौजूद, इसको हम करके दिखाएंगे। ज्यादा लंबी बात अपनी नहीं करेंगे, बस एक इमरजेंसी लागू हुई थी, दुष्यंत कुमार त्यागी ने एक कविता पढ़ी थी, लिखी थी, पढ़ी थी। आज मौका है, दस्तूर भी है, उस कविता को हम आपके सामने पढ़ दे। हो गई है पीर पर लस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर लस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर दो की तिरा हिलने लगी, सच लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर गली में, हर सड़क पर, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं की आग तो ये आग जलनी चाहिए। आप सभी का बड़े खैर से आपने सुना है, आप सभी का बहुत हो गया बंद। अब वो कुर्सी कौन सी वाला घर जहाँ बैठते थे, खत्म। आज का इतिहास खत्म। वे विधानसभा में आए, संसद में आए, अशोक लाल गया, संकुल रख दिया गया, लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र स्थापित। कहां से आ रहा हो, विकास कहां रहा? हमारे मुसलमान बड़ा बड़ा करते थे, या कहीं चुनाव है कोविड का। यदि आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदा रखना चाहते, आने वाले बच्चे को गुलामी से बचाना चाहते हैं, माँ बहन बेटियों के सम्मान को बचाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे 2024 में इस सरकार को हटा करके ही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदा हो सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भारत। क्लास 2 क्लास 1 के पद बहुत सीमित कर दिए गए, काम अधिक, पद कम। काम कैसे हो रहा है? काम हो रहा है, उससे अधिक काम हो रहा है, उससे अधिक वर्कर लगे हुए हैं, लेकिन तरीका बदल गया है। अब जितनी भी भर्तियां हो रही हैं आउटसोर्सिंग से हो रही हैं, कंट्रेक्चुअल हो रही हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं। तो मेरा एक प्रस्ताव है आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में
विभागों में कार्य होते हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं और जितने भी पद हुआ करते थे वो सारे पद बहाल किए जाएं और आउटसोर्सिंग से जो पद रखे जा रहे हैं उन पदों को समाप्त करते हुए नियमित भर्तियां करके उनको रखा जाए। ये मेरा एक लाइन का एक मेरा प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल किया जाए और जहां तक इस देश विभिन्न प्रांतों जनपदों के माध्यम से इस बात को रखा जाए और आगे जो आने वाला जो हमारा वर्ष होगा, जो अन्य रेजोल्यूशन आज इसमें पास हो, जो आज प्रस्ताव यहाँ पर पास हो, उन प्रस्तावों को आगे तक पहुँचाया जाए, इस डिमांड को एक मेमोरेंडम के माध्यम से आगे तक पहुँचाया जाए। मैं सिर्फ इतनी बात कहने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ था। शेष समय मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।